बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ठीक ठाक अपने आप को रखने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अपने इर्द गिर्द आई नो कि सबको बहुत सारे मसाइल का सामना है। हकीकत यही है, अपने घरों में देख लें, जिन लोगों ने घर चलाने हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ उनको देखने भी पड़ते हैं, हल भी करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप अपने करीब मुस्बत चीज़ों को देखते हैं, उनसे खुश होते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद एक पॉजिटिव तब्दीली आना शुरू हो जाती है। आज के शो का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की खबरें, टॉप स्टोरीज़ क्या हैं जी। पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज का प्लान जो है इसका आगाज़ हो गया। 15 बड़े अस्पतालों से बाकायदा इसका आगाज़ किया जा रहा है। रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे, 12:30 बजे तक होम डिलीवरी की इजाज़त। दालें मजीद महंगी, दूध 140, दही 165, ब्रायलर गोश्त 542 रुपये किलो। और हेलमेट ना पहनने वाले होशियार हो जाएं जी, 7 फरवरी से अब एक्शन लिया जाएगा। खबरें आप जान चुके हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स आमिर रजा खान साहब, अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्लाह करम। आमिर भाई, क्या खबरें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं कि वो आप बड़े गौर से अखबार का मुतालिया कर रहे हैं? नहीं, अखबार तो मैं सुबह ही पढ़ता हूँ, मतलब मेरे घर जो अखबार आते हैं उनको मैं देख के आता हूँ। लेकिन वो ख़बरें जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट की ख़बरें इस वक्त सियासत की हैं। हाँ। और हम क्योंकि उस तरह से सियासत को नहीं करते हैं, हम तो वो जो रियलिटी, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो उनका हल है, उसकी तरफ जाते हैं। तो वो ख़बरें जो हैं वो फिर यहाँ पर आकर इस अखबार में। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी, बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। 15 अस्पतालों से इसका आगाज़ किया जा रहा है। पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज का प्लान क्या है आमिर भाई, ये ज़रा नाजरीन को समझा दें। देखें, पूरी दुनिया में ये सिस्टम नाफिज है। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पे डैशबोर्ड्स बनते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, और आपको पता होता है कि कितने पेशेंट्स किस मर्ज़ के आए हैं और कहाँ पे उनकी जो है अवेलेबिलिटी उस डॉक्टर की और उस तरह के स्टाफ की। हर रोज का एक वो प्लान बनता है, कितने पेशेंट का इलाज ये सारा इसी में आता है। और वो डैशबोर्ड पे चल रहा होता है। जो आपके एमएस हजरात हैं उनको पता होता है कि अगर ये पेशेंट कहीं शिफ्ट करना है तो कहाँ जगह अवेलेबल है, कहाँ पे मुतलका डॉक्टर अवेलेबल है, फिर उसको भेजा जाता है। और ये बिल्कुल पेपरलेस है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एमएस है वो लिख के देगा और फिर वो जाएगा। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ही बेहतरीन अगर निज़ाम बन गया तो ये 15 हॉस्पिटल तक नहीं रहना चाहिए। इसको तो DHQ और THQ तक के लेवल पे होना चाहिए और वहाँ पे भी ये सिस्टम अवेलेबल हो। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, अब आप कहेंगे कि नामुमकिन कुछ नहीं होता, मुझे हमेशा वो नामुमकिनात में से लगती हैं, तो ये मुझे एक वो चीज़ नहीं, ये मुमकिनात में से है। ये नामुमकिन तो इसलिए नहीं है कि जो निगरान वज़ीर आला है वो क्योंकि मैं 15 साल से उसके साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो नामुमकिनात को मुमकिनात में कैसे बदल देते हैं। नो डाउट, एग्री। और मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था कि वो उनको जो टॉन्ट भी किया जाता है या उनको जो आप ताना भी दें तो वो उसको भी पॉजिटिवली लेते हैं। तो ये काम हो जाएगा क्योंकि उनके साथ जो इस वक्त टीम है, इस पे इतने फंड्स दरकार नहीं ना होंगे। इस पे जो हॉस्पिटल में चीज़ें मौजूद हैं और ये सारा सिस्टम वहाँ पे मौजूद है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो उसके ये यूटिलाइजेशन जो है अगर उसकी बेहतर करेंगे तो जिस तरह मैंने थोड़ा सा नामुमकिन इसलिए कहा है क्योंकि हमारे यहाँ माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे, हर डिपार्टमेंट में काली भेड़े हैं, सब एक दूसरे पे पर्दा डालते हैं, सब अपने अपने हिस्से रखते हैं। यहाँ तो अल्लाह ताला रहम करे, किसी को ये भी नहीं है कि अद्वियात जो कुछ कोविड के दिनों में हुआ, जिस तरह सामान समेटा गया, हम सबके सामने है। ना वो आपकी बात बिल्कुल वजह है कि जब सियासी गवर्नमेंट होती है तो उनके अपने अज़ाइम होते हैं, उन्होंने काम लेने होते हैं, उनके अपने मसाइल होते हैं। कोई मिनिस्टर होता है, उसने तबादले करवाने होते हैं। साहब, अस्पतालों के अंदर क्या कुछ हो रहा है, अमला क्या कर रहा है? यही तो आपको बता रहा हूँ कि जो वहाँ पे अपने मनपसंद MS लगाने होते हैं, DMS की जो इम्पोर्टेंट सीट होगी उस पर लगाने होते हैं। लेकिन जो निगरान वज़ीर आला हैं, आपने देखा है कि वो हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वो इस चीज़ को बड़ा चूँकि बड़ी मेहनत के साथ कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हेल्थ के मामलात को देख रहे हैं। अगर ये सिस्टम नाफिज हो जाएगा तो एक MS के लिए ये बड़ा आसान होगा कि वो एक क्लिक पे देख सकता है कि उसके हॉस्पिटल में कितने पेशेंट मौजूद हैं, कितने बेड खाली हैं, कितने मरीज़ों को अद्वियात चली गई है, किन की नहीं मिल रही, किन की क्या ज़रूरियात हैं।
अगर कोई काम करने वाला है तो यही तो पॉइंट है आईटी कि का एमएस क्या इन चीजों में आईटी का इंटरेस्ट लेते हैं। आईटी का ये एमएस फायदा खुद है। ब खुद लेंगे जब आपके ऊपर एक ऐसा बंदा मौजूद होगा जो वाकई निगरान हो और वो देख रहा हो चीज़ों को और वो मिनट्स ले रहा हो और मिनट्स दे रहा हो, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सही साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये जो डैशबोर्ड बनेंगे उनमें ना सिर्फ मरीज़ों का बल्कि अद्वियात का भी, वहाँ के स्टाफ का भी, वो सारा डाटा आता चला जाएगा और एक आराम से देखा जा सकता है। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हमने थानों में जब फ्रंट डेस्क बनाए थे पंजाब गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ का दौर था, तो लगता था कि कहाँ से ये पुलिस वाले कंप्यूटर चलाएंगे और क्या नए बच्चे भर्ती हुए, फ्रंट डेस्क बने, थोड़े से जितने भी बने 1300 बंदा है आईटी का, जो अब पुलिस का तमाम निज़ाम जो सिस्टम है उसको देख रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पे आपको एक क्लिक पे पता चल जाता है कि कितने थानों के कैमरे बंद हैं, कितने थानों में कितने लोग साहिल जो आए हैं, कितनी दरख्वास्तें आई हैं, उन पर क्या एक्शन हुआ है। तो ये अल्लाह बहुत करे, बात है, मैं हमें तो पता- दुआ गो हूं और मैं हमें कहती पता हूं, भी नहीं होता कि कहाँ पे ये जो एक कहावत बनी हुई है कि जी ये इसने नहीं बचना, इसको लाहौर ले लाहौर ले जाओ, जाओ, मे भी उसका इलाज फैसलाबाद में मौजूद हो, करीब तरीन हॉस्पिटल में, Exactly. गुजरांवाला में मौजूद हो, डॉक्टर्स काम ही लेकिन नहीं वो काम नहीं करते। लेकिन अब काम करेंगे छोटे जब बन शहर जाएगा टीचर्स डैशबोर्ड। आप लोग बता रहे हैं, मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह करे इसको बहुत खुश उसलूबी से अंजाम इस सिस्टम को दे पाएं, क्योंकि मरीजों का जो बुरा हाल होता है ना, बहुत सारी दुआएं मिल जाएंगी जो लोग ये काम कर रहे हैं। खैर, यहाँ पे गौहर एजाज फाउंडेशन का हम जिक्र कर लेते हैं जी। डॉक्टर जावेद अकरम मोतरफ भी निकले हैं और कह रहे हैं कि 1 अरब की मुफ्त अद्वियात की फरहमी, रोजाना 10,000 मरीजों लवाहिकीन को खाने की सहूलत बिलाशुबा काबिल तारीफ है। आमिर भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। गौहर एजाज फाउंडेशन का मैं पहले भी जिक्र किया करता हूँ और मैं कहता होता हूँ कि ऐसे मुहैयर हजरात ही इन हॉस्पिटल्स के मामला को ठीक कर सकते हैं और मरीज़ों को फैसिलिटी दे सकते हैं। ये सिर्फ इस तरह के लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, जिस तरह से गौहर एजाज हैं, इन जैसे और बहुत सारे लोग मैं हैं आमिर भाई 11 पाकिस्तान साल भर इस में। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा जिस तरह से वो शेख एजाज डायलिसिस सेंटर में नर्सेस को इनामात देते हैं, उनकी कारकर्दगी, वो एक अलग बात है, वो कितना वहाँ जबरदस्त पे system। सिफारिश नहीं है। हाँ। इवन गौहर एजाज जो इस फाउंडेशन के बानी भी हैं, जिन्होंने अपने वालिद के नाम पर ये सारा काम भी किया था, वो उनकी भी सिफारिश उस डायलिसिस सिस्टम के अंदर नहीं चलती है। आपको एक क्यू में आना पड़ता है। ये वो सिस्टम है जो लाने की जरूरत है बिल्कुल। कि एक गरीब आदमी या अमीर आदमी कोई भी हो, सबके लिए एक जो सिस्टम किसी सिफारिश भी हो वो भी ना चले। जो सिस्टम है जिसके तहत आपकी प्रायोरिटीज लगाई गई हैं उसी के तहत काम चलता रहे। सही। ये नहीं होना चाहिए सिफारिश। तो मैं इनकी हमेशा तारीफ करता हूँ। ये ना सिर्फ यहाँ पर भी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी बहुत काम कर रहे हैं। ये बहुत काम कर रहे हैं और इसी तरह मुखर्रर के है। मुहैयर हजरात मजीद सामने लाने चाहिए। नहीं, ये देखें ना, जो एक प्राइवेट जिस तरह के पर्सन hospitals को- एक प्राइवेट पर्सन अगर इतना पैसा खर्च करके इतना लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है और इतनी बेसिक चीज़ें भी दे रहे हैं, स्टाफ को भी नवाज रहे हैं, तो उसका मकसद ये है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं। और यही अगर गवर्नमेंट के इतने बड़े फंड्स होते हैं, इतनी बड़ी तादाद में फंड्स मिलते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, उनको यूटिलाइज ठीक नहीं किया जाता, जिसकी वजह से आप जब भी यहाँ बैठे होते हैं तो यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि देखें जी पेशेंट रुल रहे हैं, एक एक बेड पे 3-3 लोग हैं। तो यही अगर नहीं, मैं आपको ऐसे साइड सरबराह कहूँ, बेहतर हो। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बना दिए, स्टाफ रख दिया, इसके बाद हमारे मुहैयर हजरात जो हैं वो सामने आने चाहिए। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। अमेरिका में बिल गेट्स हैं, उनकी आमदन का एक फिक्स है सिर्फ हेल्थ के लिए और वो पूरी दुनिया के लिए करते हैं उसके लिए काम। अच्छा, दूसरा मैं सलमान खान जो इंडियन एक्टर हैं, उन्होंने अपना 90% जो है वो इन्हीं फलाही कामों के लिए रखा हुआ है। यानी अपनी आमदन का 90% वो जो है वो फलाही कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो मुहैयर हजरात जहाँ पर भी हैं, ये सिर्फ गौहर एजाज नहीं है, यहाँ और आप अगर गिनना शुरू हो जाए तो पूरे पाकिस्तान बहुत में लोग हैं, बेशुमार लोग हैं जो कि ये काम कर सकते हैं। एक एक हॉस्पिटल को गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा लगा लें। गवर्नमेंट भी फंड दे रही है, वो दे रही है, लेकिन उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि ये जो सरकारी मुलाजमीन की और सरकारी डॉक्टरों की और इनकी बदमाशियाँ हैं वो ज़रा ख़त्म होंगी। उनको पता होगा कि एक बंदा ऐसा भी है जिसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं, उसने इलेक्शन नहीं लड़ना है, उसने वोट नहीं लेना है, वो सिर्फ अल्लाह की राह में खर्च करना चाहता है। तो इस तरह के मजीद लोगों को सामने आने चाहिए। बेशुमार हॉस्पिटल्स हैं लाहौर के अंदर। आमिर भाई, लोग कर भी रहे हैं, लोग कर भी अपने रहे हैं, तौर पर अंडर कर हैंड भी कर रहे रहे हैं। करते हैं, बिल्कुल अंडर ऐसे। हैंड करते हैं, लेकिन जिस तरह गौहर एजाज सामने आके कर रहे हैं, नहीं वो उसकी वजह ये भी आपको मुझे जरूरी है। बताएं पूरे पाकिस्तान में जिना हॉस्पिटल जैसा बर्न सेंटर नहीं है। मैं खुद विजिट कोयटा, कर चुकी हूँ पेशावर, और ऐसे लगता है कि आप किसी बाहर के मुल्क में चले गए। ऐसे ही है, बिल्कुल। वो के जिना हॉस्पिटल की भी मैं कंडीशन को इतनी अच्छी नहीं समझता, लेकिन बिल्कुल। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान में कहीं फैसिलिटी आपको बर्न की मिलती है तो वो आपको जिना हॉस्पिटल के अंदर मिलती है और यहीं से डॉक्टर्स और नर्सिस को
भिजवाया जाता है। पेशावर भी गए हैं बिल्कुल लोग, क्योंकि वहाँ पे जो धमाका हुआ उसमें भी लोगों के जलने की इतला थी, तो उसमें भी वही लोग गए। इस तरह के सेंटर्स हर जगह पे बनने चाहिए। इससे पहले इन्होंने फ्रेंड्स ऑफ PIC बनाया था, आपको याद है 100 बेड्स का एमरजेंसी इन्हांस की थी, गो के उसको अब 400 और इन्हांस करने की ज़रूरत है या मज़ीद हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छे इकदाम हैं। निगरान गवर्नमेंट ने अभी तो तमाम हॉस्पिटल जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनको कह दिया कि एमरजेंसी में आपके पास हार्ट के डॉक्टर्स भी अवेलेबल हों और वहाँ पे जो एंजियोग्राफी वगैरह है उसकी ये बहुत बड़ा इकदाम उठाया गया है। और जिस तरह से डॉक्टर जावेद अकरम ने इन डिटेल बताया कि पहले क्या हो रहा था और अब किस तरह से वो सिस्टम चल रहा है, मेरे ख्याल से आप जहां दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे बहुत सारी दुआएं भी समेट सकेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और खबर ये है जी, जयाले सड़कों पर आ गए। यकजहती, आसिफ जरदारी रैली, इमरान खान के खिलाफ नारे, चेयरिंग क्रॉस पर साबिक सदर से इजहार यकजहती के लिए रैली में फैसल मीर, असलम गिल, आयशा कदीर और नरगिस खां, फायजा मलिक और दीगर ने भी शिरकत की। आमिर भाई क्या कहेंगे? बड़ी ज्यादती हुई। मैं ये समझता हूँ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं और इनकी पार्टी और फिर बेनज़ीर और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो अब जहाँ तक चले जाएंगे, इस पार्टी के क़याम से लेकर आज तक दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कोई जमात खड़ी रही तो वो ये जमात, बिल्कुल नो डाउट। और इनके खुलकर बयानात, आप बिलावल के बयानात देखें, ये वज़ीर ख़ारजा बनने से पहले भी वो दहशत गर्दी को कंडेम करते थे। अब पाकिस्तान में एक ऐसी जमात भी है जो लूली लंगड़ी है, और ये सच्ची जमात लूली लंगड़ी है, यानी जिसको अब होता है लूला किसको कहते हैं? जिसकी टांग किसको कहते हैं? नहीं, लूला कहते हैं जिसके बाजू ना होए, बाजू टूटा हुए, और लंगड़ा उसको कहते हैं जिसकी टांग टूटी हुई। टांग टूटी है। अब परवेज लाई और इमरान खान का कॉम्बिनेशन बनकर ये लूले लंगड़े बन गए, क्योंकि उनके बाजू टूटे थे, आपको याद होगा। पायोडीन लगा के उन्होंने पायोडीन लगा के तो वो कोई एक्टिंग भी की थी। और इमरान खान साहब पिछले 3-4 माह से एक्टिंग कर रहे हैं टांग टूटने की, जो कि नहीं टूटी है। उनको फायर लगा है क्या? नहीं, फायर कहाँ लगा है भाई, उनके टांग पे लगे हैं। आप पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं जिसमें उनके अपने ज़ाती मुआलज और शौकत खानम के जो डायरेक्टर हैं फैसल, वो कह रहे हैं कि इनकी हड्डी तक नहीं पहुंचा है वो लोहे का। तो आहिस्ता पहुंच गया होगा, आहिस्ता पहुंच गया होगा। इतनी बड़ी पट्टी क्यों मोटरवे नहीं बनी हुई थी टांग के अंदर? तो ये लूली भी है और लंगड़ी भी है। मैं ये समझता हूँ ये जमात है, और ये मुंह खोलकर जिसके मर्जी जो मर्जी खिलाफ बयान दे देते हैं। यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सब जमातों के लिए होना चाहिए, चाहे मुस्लिम लीग नून है, काफ है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PTI है, ये सब जमातें जो इल्ज़ाम लगाती हैं उसका सबूत दे दे। पकड़े गए ना रात शेख रशीद, अब वो सबूत दे ना कि कैसे आसिफ जरदारी ने दिया था दहशत गर्दों को पैसा। आप ऐसा इल्ज़ाम एक साबिक सदर पे लगा रहे हैं जो ऐसी पार्टी पर लगा रहे हैं जो चारों सूबों में मौजूद है, जिसकी मौजूदगी सेनेट में भी है, जो सिंध असम्बली को करती है, वो देखती है, फिर बलूचिस्तान में उनका असर रसूख है, पंजाब में उनके लोग हैं, कल निकले भी हैं, ये असलम गिल वगैरह जो निकले, वो किसके लिए निकले थे? आप मुंह उठाकर जो मर्जी मुंह से निकाल दें, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये वाकई हो सकता है आसिफ अली जरदारी ने दिए हों। तफ्तीश की जाए इमरान खान के पास ये बात कहाँ से आई, कौन उनको तक ये बात पहुंचाता है, पता नहीं उनके पास ये चीजें पहुंचती कैसे हैं? आप बाहर खवातीन और बच्चियों का गायब का इल्म है, आप समझते हैं कि आप आमिर भाई हो सकता है उनके पास गायब का इल्म हो, कुछ चीजें इस तरह। वो तो है साई साहब, अभी भी हो सकते हैं, आप कह रहे हैं। नहीं, गायब का इल्म नहीं उसको कहते हैं, उसको सिफली इल्म कहते हैं, और उसको जादू टूना कहते हैं। ये गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है, बिलाशुबा। और उसके बाद उसने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन्होंने दिया, लेकिन पीटीआई ने जो रवायत डाली है ना, ये बड़ी ये जो मुंह फट इल्ज़ामात हैं। मैं मीडिया का बंदा होने के बावजूद ये कहता हूँ कि टीवी पर भी ऐसे लोगों को बैन होना चाहिए जो मुंह उठाते हैं और कह दिया जी 11 अरब रुपए खा गए, और भाई तेरे पास क्या सबूत है 11 अरब रुपए खाने का? ये तो कोई बात नहीं लेकिन आमिर भाई, आप लोगों की जेलसाजी करते हैं। बन गया है, आप जातियात पे आए, आप पर्सनल बातें करें। बनता है या नहीं बनता है, मुझे इस पर है कि आप किसी की तस्दीक और किसी को चोर और डाकू इस तरह से नहीं, किसी पे इस तरह इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। आप ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। ये देखें ना, आप कहते थे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कह रहा हूँ, मैं वज़ीर मोहसिन नकवी के लिए भी कह रहा हूँ, मैं इमरान खान के लिए भी कह रहा हूँ, शेख रशीद के लिए भी कह रहा हूँ। नहीं, आप यही इमरान खान कहते थे ना कि मैं शेख रशीद के साथ कभी नहीं बैठूंगा, मुझे सियासत चपरासी है, परवेज भाई को कहते हैं सबसे बड़ा डाकू है, अब सबसे करीबी साथी वो है, वो दोनों इसके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं।
सही खान साहब साहब को सियासत जब करनी हो तो ये चीजें नहीं करनी नहीं पड़ती सियासत करनी हो, सियासत का गंदी देखे ना, सियासत है, ये ना करें। देखे ना जरदारी साहब भी सियासत करते हैं, मियां बरादरान भी सियासत करते हैं, बाकी लोग भी सियासत करते हैं। खान साहब एक अनोखे लाडले की तरह सियासत करते हैं कि वो कहते हैं जो मैं कहूँ वो ठीक है, बस वो हो जाए। अब उन्होंने सड़क पे तंबू लगाए हैं वो ठीक है, अगर कोई दूसरी पार्टी लगाती तो उनको शेलिंग भी, चोरी की डंडे बिजली मारे इस्तेमाल जाते, कर रहे हैं वो भाई, चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक लेस्को ने वो क्यों नहीं अभी तक काटी कुछ है। नहीं हुआ, 2 दिन नहीं से वो ये बाकायदा खबर वहाँ पे चल रही है, दिखा डिक्टेटरशिप रहे हैं। चल रही है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, वहाँ पे कुछ जाके कोई वो चैनल रिपोर्टिंग नहीं कर सकता जो इनके एंटी खबरें चला रहा है, कि जो मेरिट पे चीज़ें दे रहा है, जो इनके हक में चलाता है उनकी डीएसएन सिर्फ उनको परमिशन है। तो ये चीज़ें हैं कि खान साहब को ये सियासत नहीं करनी चाहिए। इस तरह की डिक्टेटरशिप होती है कि आप अपनी मर्जी की चीज़ें जो हो रही हैं वो ठीक हैं, जो दूसरे मेरिट पे हो रही हैं वो आपको पसंद ही नहीं है। जब आपने लोगों पे FIR दी, जब आपने लोगों को नैब ज़दा किया, जब आपने लोगों को एंटी करप्शन के मुकदमात में फंसाया, तब सारा कुछ ठीक था। अब आप पे उसका रिएक्शन आएगा ना। ये कैसे मुमकिन है कि आप लोगों को बिला वजह केसेस में फंसाएं और फिर आपको जो मेरिट पे जो गलतियां आपने की हैं वो हाईलाइट ना हो। सर सबसे बड़ी ज्यादती तो ये है कि इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के IT डिपार्टमेंट्स में ऐसे लोग भर्ती किए जो ट्रेंड्स बनाते हैं, बिल्कुल सही कहा। ट्रेंड्स चलाते हैं, उनका कोई मिनिस्टर काम नहीं बनाया है। पंजाब का मिनिस्टर। अब आमिर अब भाई अब अपने- ये अपने जो आप को निगरान secure- हुकूमतें हैं दोनों तरफ की, चाहे आजम खान है चाहे मोहसिन नकवी हैं, ये कहते हैं जी लोगों को बेरोजगार नहीं करना है हमें लोगों, लेकिन इसका हल क्या मुझे बताएं। पंजाब गवर्नमेंट से पैसा लें और पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ ही ट्रेंड बनाएं, ये कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल अब खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए, बिल्कुल तो ये अदारों के टकराव का मामला है, क्योंकि सही कह सियासी रहे हैं। भर्तियां हैं, बिल्कुल सियासी भर्तियां वाले लोग तो यही करेंगे, तो ये यही पंजाब में करेंगे, भी होने उनको वाला है। तो जिस लिए रखा गया था उन्होंने वही काम वो कर उन्होंने वही उसी की तनख्वाह लेते हैं। किसने सेफ्टी देनी थी? अच्छा पुलिस लाइंस को सेफ्टी क्या वहाँ की गवर्नमेंट ने देनी थी? सही पुलिस ने ही देनी थी, बिल्कुल। पुलिस के अंदर से ही बंदा। अच्छा आमिर भाई, अगली बात ये है कि ये जो पीपल पार्टी ने मार्च किया है, खान साहब इतने बड़े तगड़े सियासतदान हैं कि अभी इनको कराची में गवर्नमेंट बनाने के लिए पीपल पार्टी ऑफर कराए ना तो ये उनके साथ बैठ जाएंगे। हाँ ये कुछ और कहते हैं, लेकिन जो भी गवर्नमेंट के ये कहते हैं मैं गवर्नमेंट का भूखा नहीं हूँ, मैं इक़्तिदार का भूखा नहीं हूँ, तो फिर हर एक के साथ आप पैचअप क्यों कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ क्यों कर लेते हैं? आप MQM को भी साथ बिठा लेते हैं, आप काफ लीग को और भी ये साथ ऐसे बिठा ही है लेते जैसे हैं। शेर रशीद कहते थे कि जी मैं ससुराल है, जेल मेरे ससुराल है और ससुराल हथकड़ी से मेरा लड़ाई है, अब तेवर है, डरते और हो। फांसी के बंदे से मैं नहीं डरता, तो भागते फिरते थे पुलिस से, आज पकड़े गए। इसी तरह इमरान खान है, बाहर निकल के वो जो वर्कर इनके हक में आए हैं और उनके साथ उन्होंने कोई ज़्यादती नहीं किया। मुझे बताएं पेशावर में धमाका हुआ और यहाँ पे कहना नहीं चाहिए, वहाँ पर बात डांस हो रहे हैं, बिल्कुल वीडियोस मौजूद हैं, 100 के ये करीब जश्न मना रहे हैं वहाँ पे। शहादतें हुई हैं। ये कौन सी आप सियासत कर रहे हैं भाई, छुप के लुक के और लोगों के सामने ना आकर। नहीं वो सूबे का तो आप रोज क्लेम शाम करते हैं को हमारा 5:16 पर जी अहम खिताब करेंगे, और अहम खिताब में वही पिछले 11-12 साल वाली सारी वो रेपिटेशन कैसेट उनके चल रही होती है। याद हो गई। अब तो खैर छोड़े हमें भाई, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुलेंगे और 12:30 बजे तक होम डिलीवरी होगी। हाई कोर्ट ने औकात-ए-कार में 1 घंटे का इजाफा कर दिया। साई साहब कैसे देखते हैं इस फैसले को? है ना, मेरा तो अपना इस तरह का बिजनेस है, तो हाँ, हम यानी भाई आपके से लिए तो खुश आइंदा मेरे लिए तो बहुत नहीं, बड़ा अच्छा फैसला है। अच्छा ये मैं फैसला है। सच्ची बात और है। महंगाई के हालात कराची से हमारे 2 दोस्त आए थे, तो मैं उनको ले गया रेस्टोरेंट पे ना, और हमें यहाँ दफ्तर से निकलते निकलते ज़रा टाइम हो गया, तो उसके बाद हो जाता मैं इस टेंशन में था कि यार मैंने इनको खाना खिलाना है और वहाँ जाऊँगा तो 10 बज जाएंगे, 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, और वही हुआ। 10 बजे के करीब उन्होंने कहा जनाब अपना खाना जल्दी फिनिश करें, आप जाते हैं दोस्तों के साथ गपशप भी लगाते हैं। तो जो वर्किंग क्लास है, जो हमारे जैसी क्लास है, जिनका छुट्टी का टाइम ऐसा होता है कि उनको रेस्टोरेंट पहुँचने पर 1 घंटा लगता है, वो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम था। तो 1 घंटे का इजाफा जो किया है मेरा ख्याल बड़ा बहुत खुश अच्छा है। आइंदा है। और दूसरी दूसरा बात होम ये है- डिलीवरी वाला भी नहीं, फैसला। दूसरी हम आमिर भाई बेसिक चीज़ ये है कि है ना, जो भी अदालत फैसला करती है ज़ाहिर है उस पर तो कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती, लेकिन जो मसाइल हैं रेस्टोरेंट्स वालों के वो भी अपनी जगह पे हैं। रेंट है 2-2, 4-4 लाख, 5 लाख रेंट है, उसके बाद चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि आपकी सोच है, ऑयल देख लें, घी देख लें, मुर्गी देख लें, मसाला जात हर देख लें, महीने साई साहब लोग कहते चावल हैं हम देख लें। ग्रोसरी करने जाते हैं और हर चीज का रेट बड़ा होता फिर है। वो दिहाड़ी जो उनको तनख्वाहें जा और रही हैं। दिलचस्प बात है कि रेस्टोरेंट पे जाए तो वही पुराने मेन्यूज पे रेट्स हैं, सारे रेट्स होते हैं ना साथ, वही ना। कि आप अगर कढ़ाई गोश्त लेंगे तो इतने का होएगा, तो वो उन्होंने कोई तब्दील तो नहीं अभी की है, वो तो वही चल रहे वही चल रहे हैं, वो तो फंसे हुए हैं। वैसे वो आपस की बहुत बात बुरी है कि जो उनके वेटर्स हैं, जो कुक्स हैं, जो बाकी गार्ड्स हैं, बहुत सारा अमला होता यानी है। कोई बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं या बारबीक्यू के जो पॉइंट हैं वो शाम के औकात में ही खुलते हैं, तकरीबन 4-5 बजे खुलते हैं, रात 10 बजे उनके बंद हो गए, टाइम उनका ही वो वो है खर्चा ना। नहीं पूरा होता।
तो ये अच्छा फैसला है। बड़ा अच्छा फैसला है हाई कोर्ट का। इसको 11 बजे तक किया, मेरा ख्याल है कि इसको 12 बजे तक करते हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेकिन पे फिलहाल इतना हो गया, खुश आइंदा 10 बजे से बढ़ा के 11 बजे तक कर नहीं, दिया। हमारे 3 रिपोर्टरों ये को हमारा गालियाँ मिली तो कल्चर- मुझे पता चला। मैं तो खैर उस डिनर पे नहीं गया, साई साहब गए थे, तो उन्होंने ताहिर जमील खान और बाकी लोगों ने दिया था, तो वो कह रहे हैं कि 9:30 बजे तक हमने अपना फिनिश कर लिया था। अब दोस्त बैठे हुए सारे दफ्तर के, हमारा जिस तरह का माहौल है, तो रात का 1 भी बज जाए तो उनके लिए तो वो टाइम कम है, ऑब्वियसली तो लोग निकलते शाम में हैं। मैंने आपको पहले नहीं, यहाँ पे बताया, कल्चर ये है ना, हमारे लाहौर का ये एक रवायत है कि लोग रात कि के लेट वक्त आपका आप जो खाना मर्जी शाना कर लें वो बाज नहीं आ नहीं सकते। साई वो साहब अपनी दोपहर में बुलाओ, ਅਸੀਂ आ जाएंगे। नहीं तुसी कोई नहीं होना, तुसी ते अमर भाई एक चले हम आना देख लें, साई साहब को convince करने की कोशिश करते 10 सेकंड। आमिर भाई को जो मर्जी कर लेना, कभी खाने पे नहीं जाते। बस मैंने आखिरी खाना देखा सीएम साहब के साथ जब हम सब लोग खाए। मैंने कहा आमिर भाई आप कहाँ से, नहीं तो बॉस भी कहते रहे तो ये नहीं आते, ये कहते हैं मैंने घर जाके लेकिन अब उन्होंने ऑन एयर आपको कह दिया आप दावत दें तो आएंगे इंशाल्लाह। ये हम ब्रेक में ये डिसाइड जेल में ना दे दे दावत ना, इसका पता कोई नहीं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब आ जाएं जी, आज की रेट लिस्ट हमारे पास आई है जिसमें उन चीज़ों का जिक्र किया गया है जो कि मेरे ख्याल से अमीर गरीब हर किसी के इस्तेमाल में रहती हैं। दालें हैं, ब्रायलर गोश्त है, दूध है, दही है। क्या खाएगा कोई, मुझे नहीं समझ आ रही कि आपकी दालें भी महंगी हैं, दूध दही भी महंगा है, ब्रायलर गोश्त भी महंगा है, और सब्जियों के रेट तो हम हर रोज़ आपके साथ शेयर करते हैं। जी आमिर भाई। असल में एक माफिया काम कर रहा है, मैं हकीकत बयान करनी चाहिए। पहले ये माफिया मुर्गी में अरबों रुपए कमा गया, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमारे कंटेनर रुके हुए हैं जी, फीड के कंटेनर रुके हुए हैं। अच्छा, वो जो फीड आई थी सोयाबीन फीड जिसको बोलते हैं, आपको पता है कि जो 5600 रुपए की बोरी थी, उसके अंदर सिर्फ 250 रुपए की वो फीड डलती है। यानी उसकी आप रेशो चेक करें, उस फीड के अंदर प्रोटीन फीड है वो डलती है। कैसी खप मचाई और गोश्त को 600 रुपए तक ले गई है। अच्छा, मुर्गी का गोश्त कितने में बिका? वो हम रूटीन में बता रहे हैं रेट। ठीक है, इसी तरह आप तो जिक्र करती हैं, बिल्कुल, हर हर रोज रोज जिक्र हमारी होता है। रेट लिस्ट बताइए। अब ये दालों पे आ गई है, ये माफिया जो है अब दालों पे आ गया जी। दालों का कंटेनर रुक गया जनाब, ये ब्लैकमेलिंग है। कौन करा ये रहा है, कौन माफिया- ब्लैकमेल होने दे रहा ये है? नहीं, एक- आपकी इंतजामिया के रेट कहाँ हैं? देखें, ये ऐसा माफिया है जिसको आप अगर कहें कि आज पकड़ा जाए कल पकड़ा जाए, ये नहीं होगा। इसके लिए बहुत ही एक तो कानून साजी की ज़रूरत है। ये कीमतों के रेट्स जो हैं ये कानून साजी के तहत इनको मुकर्रर किया जाना चाहिए। कल आपके सामने जो गोल्ड एसोसिएशन है, उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा 1,65,000 रुपया रेट जेन्युइन बनता है। ये 2 लाख रुपए तो सट्टाबाज ले गए, और दालों पे सट्टा आज से नहीं हो रहा। मैं आपको ये भी बता दूं, ये बहुत पुराना सट्टा हो रहा है। बिल्कुल, ये दालें होल्ड करते हैं और उसके बाद फिर उसको रोकते हैं। अब इन्होंने कंटेनर्स का बहाना बना के कीमतें बढ़ा दी। सब ने अपने अपने तरफ से अपनी अपनी जिस कीमत चीज़ लगाई। की आमिर भाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी उसी पे इसी तरह रेट्स बढ़ेंगे, और इसके लिए इंतज़ामिया को काम करना अल्लाह पड़ेगा। करेगा अनाज में तो कीड़े नहीं पड़े, इनकी लाशों में कीड़े पड़ेंगे जो जीरा ये ऐसे ही चल रही है, और आप जो मर्जी कर लें फिर ये कहते हैं इतना बेबस गरीब हो चुका है। पेट्रोल गरीब की- क्या, सफेद पोश बड़े बेबस हैं नहीं, आमिर। पेट्रोल की कीमतें 250 तक तो तब भी गई थी जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, खान साहब की गवर्नमेंट थी। तब जो रेट से मेरा ख्याल है उस पर अब रुक जाना चाहिए ना, क्योंकि अभी भी तो 250 पे गया है ना पेट्रोल। तो ये पता नहीं कैसे ताजर हैं, कैसे इनका थोड़ा सा नुकसान हो तो सड़कों पे आ जाते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं, ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते इनके हैं, नुकसान की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सही और साहब, इनके इनका मुनाफे में नुकसान होता है। हाँ, मुनाफे में नुकसान बात होता है। करें, ये और बात आप ये करें, असल देखें बात। इतने अच्छे लोग हैं कि रमज़ान आ रहा है ना जी, कोई 1-1.5 माह बाद, तो हर चीज़ को देखिएगा माशाल्लाह मुसलमान ऐसे ही सारे है। ताजर हैं, हर चीज़ का रेट डबल हो जाएगा। जो आप वो टमाटर 10 रुपए का ले रही हैं वो 20 मेरे का हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमानदार ताजर रोज़े क़यामत मेरे साथ इस तरह से होगा जैसे ये 2 उंगलियां, ये इस तरह से जुड़ा होगा। ईमानदार ताजर होना, पाकिस्तान जो कोई नहीं होगा। ईमानदार ताजर होना इतनी बड़ी सादत है। ये बेसादते लोग हैं जो कि होर्डिंग करते हैं, रोकते हैं, फिर लोगों को महंगी चीज़ें बेचते हैं। वक्ती मुनाफा है भाई। आज ये सांस में ले रहा हूँ, मैं पता नहीं अगला सांस मेरा आना है नहीं आना है। सही बात। ये दुनिया का माल अच्छा, दुनिया एक में और- रह जाना है और आपके बच्चों ने ये लूट के खाना है। नहीं, एक और मज़े की बात है ना, ये जो ताजर बने हैं ना ज़्यादातर, आप 90% देखिएगा कि सारा दिन वो बेचारे अपने बिजनेस पे बैठे रहते हैं, दुकान पे बैठे रहते हैं, शाम को थके हारे घर जाके सो जाते हैं, सुबह आके फिर उसी गले पे बैठते पैसे गिनते हैं। ऐसे ही है। ये अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी आसाइश की दी है कि हम सारा दिन आवारागर्दी करते हैं, बेशक हम तनख्वाह थोड़ी लेते हैं,
हम अपने पैसों को इस्तेमाल करते हैं और मज़े करते हैं। ये लोग उस तरह पैसे यूटिलाइज भी नहीं करते, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, वे सारे बच्चों को भी इसी तरह बिठा देते हैं। ऐसे ही है। मेरे पास ना एक बड़ा करीबी अजीज़ है, वो कम अज़ कम करोड़पति है और रोज़ाना की उसकी सेल जो है कम अज़ कम 15 से 20 लाख है। यकीन करे वो, मैंने उसको एक दिन पूछा, वो पिछले 10 साल से एक दफ़ा मरी कहता है मैं गया हूँ, उसके अलावा मैं किसी अपने रिश्तेदार को मिलने नहीं गया। वो सारा दिन उस पर पैसे हफ्स लग गए ना उसके। वो कहते हैं कि जन्म की आग ही जिसका पेट भरेगी। तो ये जो होल्डर्स हैं ये अब दालें महंगी कर रहे हैं। देखिए, लोग किसी ना किसी तरीके से अपना खर्चा पूरा कर लेंगे, लेकिन उनके दिल से निकलने वाली आ और खा जो है वो आसमानों तक जाती है सीधी। और इसका आप बात कर रही थी गरीब आदमी की, मैं कहता हूँ इस वक्त जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा पिस रही है बेचारी। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि उसने कुछ अच्छा दौर देखा हुआ है, उसने मटन खा के देखा होगा इसका जायका क्या है। अफोर्ड कर सकते हैं आमिर भाई, फ्रूट तो अब खैर अफोर्डेबल रहा ही नहीं है। या आप किन्नू को देख लें, अब किलो पे लेके आए, किलो पे आप किलो का करें तो वो 4 किन्नू आते हैं हाँ, और कहते हैं जी 300 रुपए के, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 300 से लेके 500 तक वो दर्जन। और ये तजावजात की सबसे बड़ी जो माजगा यही रेड़ियाँ ठेले हैं जिसपे लोग, और हमारे बचपन में ये नहीं थी, दुकानें थी, अब आपको हर जगह नजर सब्जी की भी दुकानें थी, फलों की भी दुकानें थी, ये दुकानें हुआ करती। और दुकानों के आगे अब ये लगे और ये इतने तेज हैं, इतने चालाक हैं कि 2 रेट लगाए होते हैं। एक रेट लगाया होता है 100 रुपया, तो उसके जो वो किलो लेने जाते हैं वो इतने जो खाने काबिल नहीं है। वो कहते जी इस रेट पे लेना तो ये वाला किलो, ऐसे रेट पे लेना फिर ये वाला किलो, ताकि आपकी गाड़ी रुके। मैं तो खैर इससे परेशान ही बहुत हूँ कि ये जो फलों के ठेले हैं और ये मुर्गी वाले हैं, जहाँ इनका दिल करता है कि जंगला रखते हैं और मुर्गी का काम शुरू, कोई इसकी लाइसेंसिंग नहीं है, कोई देखिए पूछने वाला। मैं तो कहता हूँ निगरान गवर्नमेंट को इस पर भी सोचना चाहिए। अब इनकी लाइसेंसिंग होनी चाहिए, अगर ठेला है तो उसकी जगह स्पेसिफिक होनी चाहिए, तो वहाँ लगेगा, फिर उसका लाइसेंस होना चाहिए। उसको अगर किसी ने बिजली का तार दिया हुआ है तो उस पर कमर्शियल रेट लगना चाहिए। इनको भी तो पता चले, हम लोगों को पता चलता है। या जहाँ लगाते हैं ठेला लगाया, 2 गाड़ियाँ रुकी, ट्रैफिक ब्लॉक, ऐसे ही है बिल्कुल। जब तक वो अल्लाह का बंदा फल नहीं लेगा, मैं रोज खारक नाले से गुजरता हूँ, फल नहीं लेगा, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। पीछे आपकी आधा घंटा वो मेरा ख्याल है 150-200 गज की जगह है सारी नाले के साथ साथ, जिसमें मछली वाले, मुर्गी वाले, फल वाले, पता नहीं क्या क्या है। जो गाड़ी वाला मोटरसाइकिल रुकता है, पीछे लंबी लाइनें लगी हैं। नहीं तो आप यार बड़ी रोड पे, यहाँ पे ये वाली रोड पे देखें, रेडियाँ लगी हैं शाम के औकात में, जब ट्रैफिक पीक पे होती है, लोग छुट्टी के औकात। ये एक्साइज वाला दफ्तर जहाँ पे है, ये इसी बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल। वहाँ पे आप जाके देखें तो आप शाम में गुजर नहीं सकते हैं। नया रोड बना ये एलोस वाला, और उस पर अब फलों वालों का कब्जा है, फलों वाला, मुर्गी वाला और मछली वाला के कब्जे हैं। ना ये टैक्स देते हैं, ना ये बिजली का बिल देते हैं, ना ये करोड़ों अरबों रुपए की जगह है जिसको इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई पैसा नहीं देते और लोगों को लूटते हैं। पुलिस वालों को भी, इंतजामिया को भी, पुलिस वालों को कम, इंतजामिया को ज्यादा। चले वो फिर सिस्टम अच्छा चल रहा है तो उनको क्या जरूरत है उनको हटाने की। अब हेलमेट ना पहनने वाले होशियार हो जाए, 7 फरवरी से सख्त एक्शन होगा और 23 लाइसेंस सेंटर कायम किए गए हैं। मुझे नहीं समझ आती, बार बार साई साहब मुहिम चलाने की क्यों जरूरत होती है, इसको परमानेंट क्यों नहीं कर दिया जाता, शहरियों में क्यों इस चीज को नहीं हम ला पा रहे कि उनकी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये चीज़ है। हमेशा मुहिम चलाई उतनी देर तक, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना उन्होंने बाइक के साइड पर लटका लेना। आना ये देखें, बहुत सारी कंपेन्स चलती हैं, लोगों की अवेयरनेस की जाती है। अभी भी ये एक बाकायदा तौर पे वार्निंग दी जा रही है ना कि आप हेलमेट ले लें। नए CTO आए हैं मुस्तनसर फिरोज साहब, उन्होंने नई कंपेन लॉन्च किया और फिर उन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि 23 लाइसेंसिंग सेंटर बना दिए हैं, ताकि आपके पास ये ना हो कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि आपको पता है लाइसेंस ना होने पे 2000 का जुर्माना हो रहा है, और ये हो रहा है। ये पिछले जो असद मली साहब थे वो इस पर इम्प्लीमेंट करवा रहे थे और बहुत बड़े तादाद में पिछले दिनों में ये जुर्माने हुए हैं। अब नए CTO आए हैं, ज़ाहिर है नए चैलेंजेस हैं। उन्होंने बल्कि निगरान वज़ीर आला की जानब से डायरेक्शन दी गई थी कि मुझे ट्रैफिक जो है वो बेहतर चाहिए। तो नया CTO चूँकि लाहौर में पहले SP के तौर पर रह चुके हैं, 2 दफ़ा SSP ऑपरेशन के तौर पर काम कर चुके हैं, तो ये बड़े एक्टिव हैं। देखना ये होगा कि ये जो कंपेन्स लॉन्च कर रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट किस तरह करवाते हैं। लेकिन ये बड़ी खुशाइन बात है कि 23 जो हैं वो लाइसेंसिंग सेंटर बना दिए हैं। अब आपके पास ये बहाना नहीं होगा जी वहाँ पे रश बड़ा होता है, वहाँ पे रश बड़ा होता है। आपको लाइसेंस भी बनवाना चाहिए और जितने भी ट्रैफिक कवानीन है उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सेफ सिटीज़ में भी रह के आए हैं पिछले तकरीबन 4 माह। ये तमाम ट्रैफिक के मामलात को इनको पता है कि किस किस जगह से किस नब्ज़ को छेड़ेंगे तो मामला ठीक होंगे। लेकिन ये जो हेलमेट की बात है, ये तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर जितने एक्सीडेंट्स होते हैं
उसमें बहुत सारे लोग हेड इंजरी का शिकार बिल्कुल। होते हैं। हमें जब हमने रेस्क्यू से मेहमानों को मदऊ किया तो उन्होंने बताया कि पूरे दिन में हादसात की बिल्कुल जो रेशो देखी जाती है उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर वो लोग होते हैं जो हेड इंजरी के होते हैं। तो इसमें जुर्माने के साथ साथ जो, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जुर्माने के साथ साथ सारी चीज़ों के साथ साथ ये आपके लिए अच्छा है, आपको हेलमेट इस्तेमाल करना responsibility चाहिए। है, और मैंने बहुत सारे बिल्कुल। लोगों को देखा, कल भी मैंने एक बंदे के थोड़ी सी यहाँ से लेके समझे बाहर तक गया हूँ तो उसने हेलमेट उतारा है, वो टंकी पे रखा यही है। तो मैं कह रही हूँ, आम लोगों का रवैया ये है। तो प्लीज़ ये समझ लीजिए कि ये आपकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। खुदा न खास्ता अगर अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, एक्सीडेंट हो जाए तो ये चीज़ें जो है, अभी रिसेंटली हमारे टेलर मास्टर का एक्सीडेंट हुआ और मैं इस कदर परेशान हूँ कि एक छोटी सी गफलत कोताही आपको कहाँ पे 2-3 महीने आप बेड पे पड़ गए। सो एहतियात कीजिए अपनी ज़िंदगी की, अपने साथ जुड़े लोगों के लिए, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। खुश आमदीद एक बार फिर से कहेंगे। अच्छा जी, मेट्रो बस के जंगले गायब होने लगे हैं, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की गफलत है, नाकिस हिकमत अमली और मॉनिटरिंग ना होने से सिर्फ जंगलों तक महदूद नहीं बात। मुझे तो बहुत सारी जो मेट्रो बस स्टार्ट हुई, वो जो एक्सलेटर्स थे, वो जो आपने इतनी अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात दी थी, आपने पैनल्स के नीचे वो जो इतने खूबसूरत गमले लगाए थे, सब कुछ गायब है आम में भाई। वो असल में तब्दीली आ गई, शऊर आ गया लोगों में। ले और शऊर ये आया कि आप सिर्फ इल्ज़ाम लगाएं और कोई काम ना करें, आराम से बैठें घर, एक टीवी स्क्रीन 5:16 पे ऑन कराएं ताकि हेडलाइंस गुजर चुकी हों 5 बजे वाली, और उसके बाद आप शुरू हो जाए। जो मुंह में आए बेतकान, बेतुका, झूठ और गलाजत से भरा हुआ जुबान खोलें और सिर्फ इल्ज़ामात लगाएं। एक काम नहीं किया वसीम अकरम प्लस ने और उसके बाद बुजदार प्लस ने, जिसका नाम परवेज लाई थे। मुझे बताएं, एक काम किया होता तो ये सिस्टम बच ना जाता, ये चल ना जाता। इनके दौर में टिकटिंग सिस्टम ख़त्म हो गया। ये हमारे फाद मुगल हैं बेचारे, यार रोज़ आके कहते थे आमिर भाई इतना बड़ा घपला हो रहा है, ये इस पर खबर, मैंने खबर भी चलवाई, लेकिन इसके बावजूद इनके कान पे जूं तक नहीं रिंगी। अब ये लोग जो हैं वो चीख रहे हैं दोबारा से। ये जंगले की आप बात करते हैं, लोग तो खैर गटर के ढक्कन नहीं छोड़ते। सही आपने कहा। कौन करेगा? कब्रिस्तानों के ऊपर लगे जंगले नहीं, यहाँ पर कोई छोड़ता है लोगों को। अच्छा सिस्टम, कोई किसी का भी, आमिर भाई इसका किसी का भी मंसूबा हो, पीटीआई का हो, नॉन लीग का हो, इतना अच्छा मंसूबा है, इतने लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं, इतने लोग रोजाना उस पर ट्रेवल कर रहे हैं। एक तो लोगों को खुद चाहिए, शर्म करनी चाहिए। यकीन माने महंगाई के जो हालात है, रिक्शों के किराए नहीं गरीबों को शर्म कर करनी सकता। चाहिए जो इस तरह की चीज़ों को चोरी करते हैं। ये तो इनको तो संभालना चाहिए, इनको तो आपका ये असासा है, आपके रोज़ाना हज़ारों लोग इस पे सफ़र करते हैं, इसका तो ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात जो गवर्नमेंट की आती है, तो पिछली गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ऐसे समझा है कोई जैसे लेपालक बच्चा होता है या कोई सुतेला बच्चा होता है, उस तरह इसको ट्रीट किया है। और भाई आप ये समझ लें, गुलामों की तरह ट्रीट किया है। लाहौरिया इस पे बच्चा भी सफर, तो बच्चा ही होता है, लाहौरिया इस पे सफर गुलामों की करते तरह हैं। किया है। आपके लोग यहाँ पे सफर करते हैं, दफातर तक जाते हैं, उनका पेट्रोल बचता है, उनको आई 20 विश रुपए साई साहब को ये सोच लेता, लेकिन नहीं सोचा गया, इसलिए ये हालात हैं। अब अगर हम रिक्वेस्ट करें हर चीज़ की निगरान गवर्नमेंट से, तो फिर क्या क्या कुछ वो करे, लेकिन इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें अच्छी होती नजर आएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगाज़ हो चुका है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िल, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज के इस प्रोग्राम में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं हमारे आपके घरों में एक चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बच्चों में डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, कुव्वत बर्दाश्त इससे कम होती चली जा रही है, चिड़चिड़ापन और एक सिर्फ बात कि हमारी बात मानी जाए, उससे ना सिर्फ पर्सनैलिटी बच्चों की ख़राब हो रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा आपको मसाइल का सामना भी घर में करना पड़ रहा है। छोटे छोटे मसले जिनको हम इग्नोर करते हैं, बच्चों की बात मान ली और उसके साथ साथ अगर बच्चे में चिड़चिड़ापन है उसको इग्नोर कर दिया, वो आगे जाके बड़े मसाइल का रूप किस तरह से धार लेते हैं। कौन कौन से बच्चों के ऐसे बिहेवियर हैं जिन पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उनको चेंज करने की कोशिश करनी है। अभी सम टाइम मुझे लग रहा होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो बस इसकी बात माननी है, जो ये कह रहा है वो करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें इग्नोर करना है, ये आज के इस प्रोग्राम में हम ज़रूर जानेंगे और इस तरह से हैबिट्स कैसे बच्चों की डेवलप हो जाती हैं, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी जी, सरबरा शोबा साइकेट्री किंग एडवर्ड और इसके साथ साथ
प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ, माहिर नफ्सियात अली मदी हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है अपने शो में। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अना, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेसिफिकली आज हमने बात करनी है बच्चों के हवाले से, बच्चों की नफ्सियात को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनकी बातों को आगे लेके चलना। आजकल मुझे ऐसे लगने लग गया है कि हर माँ बाप थोड़े ना मजबूर होने लग गए हैं बच्चों के आगे, हर बात उनकी माननी है। अदरवाइज वो जो बच्चों में इग्रेशन का सामना आपको करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रही है ना। असल में ये जो बच्चों का बिहेवियर, स्कूलों में जो मामला चल रहे हैं, तरह तरह के कुछ ना कुछ परेशानियाँ, वो एक रिसेंटली सोशल मीडिया पे वो लड़कियों वाला मामला आया था, इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये अक्कासी असल में कर रहा है जो हमारे माशरे की एक इर्तिका हो रही है, हमारा माशरा चेंज हो रहा है। जिस तरह ख़वातीन पढ़ेंगी, वर्क फोर्स में आएंगी, तो जाहिर है कि हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो पुराने ज़माने का जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो बदलेगा, ज़ाहिर है बदल रहा है। और शहरों में तो काफ़ी हद तक बदल भी चुका है, अमेरिका वलायत में तो ये चीज़ बहुत पहले हो चुकी है। तो उसका असर ज़ाहिर है कि पूरे घराने पे और पूरे माशरे पे भी आता है। स्कूल के मामले में जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक बहुत ही आप यूँ कह लें कि एक जो स्ट्रगल चल रही है नौजवानों और मुझ जैसे अधेड़ उम्र या बुज़ुर्ग होने वाले लोगों के बीच में, नौजवान ये चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात समझी जाए, क्योंकि आखिर में मुस्तकबिल तो उन्हीं का है। और तालीमी इदारों में यानी इतने लोग नौजवान, अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है और हम इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हमारी पॉपुलेशन शरह के हिसाब से अभी भी बहुत यंग है। 25 साल से कम उम्र के जो लोग हैं हमारी पॉपुलेशन में तकरीबन 40% उससे ज़्यादा हैं, जो कि वलायत अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। और ये एक ऐसा सरमाया है हमारा, एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है कि अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, उनको तालीम दी जाए, उनको नौकरियाँ दी जाएँ, उनको काम करने के मौके फ़राहम किए जाएँ, तो वो इस मुल्क को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर वो तालीम के मौके और वो काम उससे भी बढ़ के आगे जो नौकरियाँ उनको नहीं मैसर होंगी, तो फिर एक मायूसी, एक उदासी, परेशानी, वो सब चीज़ें जो हैं वो आएंगी उसमें। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है, अब ज़ाहिर है कि ये एजुकेशन में, तालीम के मैदान में भी ये बड़ी डिबेट है कि आया तालीम जो है वो उस तरह से होनी चाहिए जिस तरह बच्चे चाहते हैं, या उस तरह से जिस तरह से उनको समझाया जाए। अब इसमें जो मगरबी ममालिक हैं उनमें रिसर्च जो हुई है, तालीम के कुछ एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स हैं कि उसमें आपने बच्चे को साथ लेके भी चलना है। ज़ाहिर है कि आपने करिकुलम और जो आपने पढ़ाना है उसका तयन पहले से करना है, लेकिन वो जो पुराने ज़माने की बात है कि डंडा लेके बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। कल मैं किसी एक साहब से, रिपोर्टर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जी वो स्कूलों में तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद, कोई मेरा ख्याल शायद कराची में वाक़या हुआ है कि वो मारा और चोट लग गई, इस तरह से करके हो गया। तो वो तो किसी तरह से भी बच्चों पे तशद्दुद करना काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये साइंसी तहकीक बहुत पहले ये साबित कर चुकी है कि जिस्मानी तशद्दुद और मलामत और उनको यानी गुस्सा करना, उनको इनकी बेइज्जतियाँ करना, उनकी। डॉक्टर साहब ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन आजकल तो आप छोटे से बच्चे को कुछ कह दें तो वो बर्दाश्त नहीं करता। अब ये चीज़ें हमने अपने बचपन में नहीं देखी हैं। आजकल तो छोटे से बच्चे की बात से अगर आपने एग्री नहीं किया तो आपको जिस तरह से वो एग्रेशन का सामना रहता है, बच्चा खुद आपसे बिल्कुल साइड पे हो गया, बातचीत नहीं करा, ये रवैये बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। मैं आज सुबह जब मैं कॉफ़ी पी रहा था अपनी बेगम के साथ, तो मेरे 20 साल का नौजवान बेटा, छोटा बेटा मेरा, वो आया, उसने मेरे से मजाक सा किया और मैंने इस तरह मतलब मजाक से उससे गुस्सा किया, और उसकी अम्मा ने फ़ौरन उसको टोका कि तुझे पता है कि हम कभी जुर्रत नहीं कर सकते थे अपने बाप से इस तरह बात करें। तो मैंने पहले बात की कि सोसाइटी चेंज तो हो रही है, उसके साथ रवैये भी चेंज होने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से मुझे को महसूस हुआ था कि जी मेरे बुज़ुर्गों ने मेरे साथ कुछ जबर किया है, तो उसका बदला मुझे अपने बच्चों से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनका कसूर तो नहीं था। बिल्कुल। तो इसलिए माँ बाप को भी थोड़ा सा अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। अब एक दोस्ताना माहौल ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि हमारा जो लाइफ एक्सपीरियंस है, जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, वो हमने बच्चों को मुंतकिल तो करना है, लेकिन बच्चे जो हैं वो नसीहतों से भागते हैं, क्योंकि वो जब से उन्होंने सुनना शुरू किया वो नसीहतें सुनते चले आ रहे हैं। तो उनका होता है कि बाबा नॉट अनदर लाइफ लेसन, प्लीज़ हमें नसीहत ना करें। तो फिर उनका दोस्त बन के उनके तजर्बे को समझ के। तो डॉक्टर साहब आप क्या रिकमेंड करेंगे? बच्चे जो बात कह रहे हैं उनकी हर बात मान लेनी चाहिए? अब हरगिज़ नहीं है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। और जाहिर है कि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एक बच्चा जो कुछ महीनों का है और एक बच्चा जो 20 साल का है, जिस तरह मेरा बेटा है। तो अब जाहिर है कि एक बिल्कुल छोटे बच्चे की अपनी जहनीत है, उसकी अपनी ब्रेन डेवलपमेंट है, उसको और तरह से डील करना होता है। फिर बच्चा जब स्कूल जाना शुरू होता है तो फिर वो फिर से थोड़ा चेंज होता है, उसका पीयर ग्रुप बड़ा होता है। बच्चे टीनेज में आते हैं तो फिर वो अब अडल्ट बनने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, वो इंडिपेंडेंट बन रहे होते हैं। तो इन सारी स्टेजेस पे
साइंसी तौर पे नफ्सियात की रूह से तहकीक हुई भी है कि क्या सही एटीट्यूड रखना चाहिए। अलबत्ता इसमें कल मैं सोच रहा था, आप लोगों ने बुलाया था कि किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके इस पेचीदा मजमून को कैसे पेश किया जाए। असल में एक बुनियादी लर्निंग का प्रिंसिपल होता है मॉडलिंग। वो मॉडलिंग नहीं जो मॉडलिंग मीनिंग कि आप दूसरों को देख के अपना बिहेवियर, अपना रवैया जो है उसको बनाते हैं, जो जिन लोगों को आप एडमायर करते हैं, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं। तो अगर बिलफर्ज अगर एज वालिद के तौर पे, बाप के तौर पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे बेटे, 2 बेटे हैं जो अब मुझसे अब तो बहुत लंबे चौड़े ऊंचे हैं, अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मेरे रवैये में कुछ है जिसका अक्स आ रहा है। तो मैं अगर चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, गुस्सा करूंगा तो फिर वो भी करेंगे, वो देख रहे हैं तो उनके लिए वो चीज़ ठीक है। माओ का भी यही आपदा है। जनरली आमतौर पे होता ही है कि जो मेल चिल्ड्रन होते हैं वो बाप को मॉडल करते हैं, फीमेल चिल्ड्रन माँ को मॉडल करते हैं। सो वो चीज़ बच्चों में ज़रूर आती है। तो इसलिए थोड़ा सा माँ बाप को इस बारे में गौर करना चाहिए कि हमारे रवैये में क्या ऐसी चीज़ है जो उस रिस्पॉन्स, उस रद्द अमल को जो उभार रही है बच्चों में से, और उस तरह से उसको एडजस्ट किया जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपने बच्चों को बताना नहीं है, बच्चों को सिखाना नहीं है, क्योंकि अपने लाइफ एक्सपीरियंस को आप यूज़ करके अपनी तालीम को, अपनी एजुकेशन को आपने वो लेसन पास ऑन तो करने हैं। अगर आप उनको नहीं बताएंगे तो फिर भी उनके साथ ज़्यादती है। हमने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ देखा है, इतनी कुछ गलतियाँ की हैं जिनसे सीखा है, तो वो सबक उनको जाने हैं, लेकिन जाने उनकी ज़ुबान में, उनके तरीके से हैं, उनकी अपने शेड्यूल पे हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं डॉक्टर साहब आजकल जो चीज़ें एक आधी दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किया, 1.5 साल की मेरी बच्ची है और मैंने थोड़ा सा शाउट करके उसको डांटने की कोशिश की और माशाल्लाह उसको हर चीज़ समझ लगती है। इस तरह से उसने एकदम से रोना शुरू किया और जैसे ही बड़े आराम से आप उससे बात करें वो मैं परेशान हूँ कि इतने छोटे बच्चे भी आपके इस तरह के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। सो फिर आप कहें कि बच्चों पे आपकी बातें असरअंदाज नहीं होती, बहुत जो है वो बच्चे आपकी हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा जी, अब कहते हैं हमारे स्कूल्स, हमारे सब्जेक्ट्स, हमारा पढ़ाने का सातिज़ा का तरीका, ये सब चीज़ें जो हैं अब बहुत मैटर करती हैं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। आप एग्री करते हैं? मैंने तो जितने बड़े स्कूल देखे हैं वहाँ के बच्चे उतने ही डिफरेंट बिहेवियर में देखे हैं। तो हम क्या समझें कि स्कूल्स का रोल फिर किधर है? ना, उसमें मामला ये है कि कम से कम हाई स्कूल की तालीम तो अमेरिका में, वलायत में तो वो कानूनी तौर पे लाजमी है, क्योंकि हाई स्कूल के एजुकेशन के बगैर तो आजकल की दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए किसी हद तक आप उसको जबर कह लें या किसी हद तक एक फोर्स तरीके से कह लें, कुछ सब्जेक्ट जो हैं आपने ज़ुबान पढ़ानी है, मैथ पढ़ाना है, कुछ साइंस पढ़ानी है, जो कुछ भी है, उसके अंदर रहते हुए आप बच्चों को कुछ ना कुछ चॉइस तो दे सकते हैं कि जो चीज़ उनको पसंद है वो ज़्यादा पढ़ लें, जो चीज़ नहीं पसंद है। मैं मेडिसिन में हूँ, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेरा अपना कॉलेज भी है, मैं वहाँ पे पढ़ाता भी हूँ, काफ़ी साल हो गए। अभी हमारी नई क्लास का इंटेक हुआ है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए हैं, और जब उनसे पहली मेरा सेशन हुआ तो पहली बात मैंने उनसे पूछी कि आप मेडिकल डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। और थोड़ा सा जब पहले वो घबराया ज़रा, फिर जब थोड़ा खुल गए तो उन्होंने कहा बस सर वो ऐसा है कि जब से पैदा हुए थे तो हमें कहा गया था कि आपने डॉक्टर ही बनना है। अब ये असल में उस बच्चे की चॉइस तो नहीं है, ये तो चॉइस उस पर मुसल्लत की गई है। मैं डॉक्टरी की बात करता हूँ क्योंकि मैं मेडिकल का मेरा शोबे से मेरा ताल्लुक है। तो कुछ ना कुछ चॉइस हाई स्कूल के हवाले से वो कुछ ना कुछ कंपल्शन रहेगी कि कुछ मिनिमम हमने आपको एजुकेशन तो देनी है जो सोसाइटी के लिए आपको ज़रूरी है, लेकिन उसके आगे मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि बच्चे के पास चॉइस होनी चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है। मेरे अपने बड़े बेटे ने पहले कहा मैंने मेडिकल बनना है, फिर कहा मैंने नहीं बनना। ठीक है, नहीं बनना, अपने शौक से करो जो आपने करना है। ये बड़ी बुनियादी सी चीज़ है कि अगर वो अपने शौक से करेंगे तो फिर ये, और वही दोस्ताना जो रवैये की हमने बात की थी कि आप बच्चों को ये चॉइस दें और उनको ट्रस्ट करें कि वो अपनी चॉइसेस मेक कर सकते हैं, एक सुपरविजन रखते हुए। अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपने उनको बताते भी जाना है, आपने उनको सिखाते भी जाना है, लेकिन साथ साथ उनकी उम्र के लिहाज से 3 साल का बच्चा है, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, वो दुनिया में निकलते हैं और वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ये एक उनके ब्रेन डेवलपमेंट का भी उनका हिस्सा है। आप उनको ये चॉइस दें कि वो चॉइसेस करें उनकी हेल्प करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करनी है। वेलकम बैक। एक और रवैया जो कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों में देख रहे हैं, बढ़ता चला जा रहा है, एहसास कमतरी, उसकी रीज़न क्या है और किस तरह से हम इस रवैये को रोक सकते हैं? डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अब इसमें ऐसा है ना कि पर्सनैलिटी या शख्सियत जिसको कहते हैं, वो तो ज़ाहिर है बचपन से, बल्कि पैदाइश से बनना शुरू हो जाती है, बल्कि माँ के पेट से बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विरासत में हमें जीन्स के थ्रू मिलती हैं। मुख्तलिफ बीमारियाँ भी होती हैं और पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, मसलन कद काट, आँखों का रंग वगैरह इस किस्म की चीज़ें। तो वो ज़ाहिर है माँ बाप की तरफ से वो चीज़ आप में जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होती है।
लेकिन उसके अलावा जिस तरह बच्चा फिर पैदा होता है, फिर आगे चलता है, शुरू में घर में होता है, फिर स्कूल में जाता है, तो वो जो इर्द गिर्द का माहौल होता है, उसकी तालीम होती है, उसके फैमिली का जो एनवायरनमेंट होता है, स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, वो फिर उसकी पर्सनैलिटी पे आहिस्ता आहिस्ता असरअंदाज होता है। पुराने ज़माने में समझा जाता था कि 18, 19, 20 साल की उम्र तक पर्सनैलिटी पुख्ता हो जाती है और जो बुनियादी पर्सनैलिटी वो बन चुकी होती है। एक हद तक अब भी ऐसा ही है, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कहती है कुछ ना कुछ उसका थोड़ा सा उसकी ट्रिमिंग आहिस्ता आहिस्ता उम्र में साथ साथ होती रहती है। गो के जैसे जैसे उम्र में आप आगे बढ़ते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा पक्की हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हमने पहले बात यहीं से शुरू की थी कि स्कूल में तशद्दुद और असातिज़ा का रवैया, माँ बाप का रवैया, माँ बाप का बेजा गुस्सा, इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें ज़ाहिर है जब बच्चा छोटा होता है, जब स्कूल नहीं जा रहा होता, तो फिर सारा का सारा जो इर्द गिर्द का माहौल है वो घर का माहौल होता है, जिसमें जो भी है घर में माँ बाप हैं, हमारी अगर एक्सटेंडेड फैमिली है, स्कूल जाते हैं तो फिर स्कूल का भी माहौल होता है। तो उसमें बच्चे की अपनी जो एक विरासती जेनेटिक एक टेंडेंसीज होती हैं, वो उस माहौल से मिल के वो डिटर्मिन करती हैं कि बच्चा किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, उसका सेल्फ इस्टीम क्या होती है, उसका सेल्फ इमेज क्या होता है, और एहसास कमतरी जिसको आप कह रही हैं कि बच्चा फील करता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं काम ठीक नहीं कर रहा। लड़कियों में किसी हद तक ज़्यादा होता है, लड़कियाँ थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं, बायोलॉजिकल रीज़न भी होते हैं उसके, लेकिन दोनों जेंडर्स में ये होता है। तो उसमें समझने वाली बात यही है कि अगर बच्चा छोटा है, घर के माहौल में है, तो फिर पॉजिटिव चीज़ों को, जो अच्छे काम वो कर रहे हैं उसकी तारीफ़ करनी है, उसको हमेशा इनकरेज करना है। अमेरिका में हमने देखा था, जब हम वहाँ रह रहे थे, मैं और मेरी बेगम, बच्चे हमारे छोटे थे, स्कूलों में कभी भी बच्चों को बुरा कहने का तो सवाल ही नहीं है, कभी मना भी कम ही करते थे, हमेशा अच्छी चीज़ की वो तारीफ़ ही करते थे। और अब मेरे बच्चे सब बहुत छोटे थे, अभी प्राइमरी स्कूल में थे, नर्सरी में थे, हमेशा बहुत अच्छा कर रहे हैं, और करो, ट्राई दिस ट्राई दिस ट्राई दिस। यहाँ पे एक जो माहौल है, बिल्कुल डंडा लेके पीछे फिर रहे होते हैं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। घर में भी यही माहौल होता है कि हम थोड़ा सा ज़रा जबरन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। उससे ज़ाहिर है कि फिर इंसान की पर्सनैलिटी थोड़ा सुकड़ती है, हर चीज़ से आपको बुरा भला कहा जा रहा है, मना किया जा रहा है, स्कूल में वही माहौल है, तो वो एहसास कमतरी तो फिर एक नेचुरल चीज़ है। उसका तदारुक ये है कि घर में भी माँ बाप भी अपना रवैया एडजस्ट करें, बच्चों की अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, बुरी चीज़ों को इग्नोर करें, बुरा भला ना कहें, आप इग्नोर करें। ताहाल के ऐसा कोई मामला है जिससे उनको नुकसान हो सकता है, उसको रोकें, लेकिन उसके अलावा उसको इग्नोर करें, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, तो बच्चे खुद ब खुद उस तरफ आ जाएंगे। वो चीज़ें एलिमिनेट होना शुरू स्कूल में ज़ाहिर है कि फिर वो माहौल बदलने की ज़रूरत है, उस्ताज़ा का रवैया बदलने की ज़रूरत है, उसमें उस्ताज़ा की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे उस्ताज़ा, कल भी बात हो रही थी, अपने सब्जेक्ट के बारे में तो जानते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइकाट्री, लेकिन पढ़ाना जो है वो आज खुद एक साइंस है, एजुकेशन एक साइंस है, उसमें बहुत रिसर्च हुई है। तो हमारे उस्ताज़ा की उस तरह से ट्रेनिंग नहीं होती। अमेरिका में नर्सरी स्कूल के जो उस्ताज़ा होते हैं उनकी भी स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, रवैया कैसे रखना है, इम्तिहान कैसे लेने, क्या किस वक्त क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना। तो ये अगर हमारे उस्ताज़ा में ये चीज़ लाई जाए, साइंसी तरीके से इनको एजुकेट किया जाए, तो मेरा ख्याल स्कूलों का माहौल चेंज होगा। स्कूल जो हैं वो सोसाइटी की नर्सरीज़ हैं, जो स्कूलों में हो रहा है वही आपके माशरे में हो रहा है, वो उसी की एक अक्कासी है। वहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे तो माशरे में फिर वो एक तब्दीली आना शुरू होगी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे समझ बिल्कुल नहीं आती, आज मैं भी समझूंगी, मेरे साथ दूसरे लोग भी ये चीज़ समझेंगे। अल्लाह ताला ने सबके जहन एक तरह के बनाए हैं। हम कहते हैं फ़लाँ बच्चा बड़ा लायक है, फ़लाँ बच्चा नालायक है। अब वो नालायक बच्चा हर चीज़ समझता भी उस तरह है, परफॉर्म भी उस तरह करता है। हम कहते हैं स्कूल में नहीं बच्चा चल रहा तो ये तो बच्चा नालायक है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा ये तो बच्चा नालायक है, जबकि वो नालायक बच्चा गेम्स में तो बहुत आगे है, जबकि वो नालायक बच्चा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो ये लायक नालायक जब अल्लाह ताला ने सबके दिमाग एक जैसे बना दिए, हम कैसे वो तयन कर सकते हैं इन चीज़ों का? थोड़ा सा मैं इख्तलाफ इस तरह से करूँगा ना कि आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं कि ज़ाहिर है कि इंसान एक माँ के पेट से अल्लाह ताला की तरफ से एक सलाहियत तो उसमें होती है, जो उसके माँ बाप की जेनेटिक टेंडेंसी है, फैमिली का वो सारा कुछ है, वो उसमें आ रही है। लेकिन फिर किस चीज़ की तरफ वो अट्रैक्ट होता है वो भी साथ रखा हुआ है। मसलन एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगा कि जब आज से 20-25 साल पहले, देखें अब मैं अपनी उम्र रिवील कर रहा हूँ कि मैं कितना बूढ़ा हो रहा हूँ, उस वक्त मैं जब मैट्रिक कर रहा था तो उस वक्त जो बच्चे जो पढ़ाकू थे, दो ऑप्शन थी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग। माशाल्लाह आप यहाँ बैठी हैं, मीडिया का इतना बड़ा चैनल है, एक तीसरी ऑप्शन आ गई है, बिजनेस की ऑप्शन आ गई है। तो उस वक्त क्योंकि चॉइसेस लिमिटेड थी तो बच्चों को ज़बरदस्ती उस वक्त घुसेड़ा जाता था। अब ये कि चॉइसेस ब्रॉड हो रही हैं तो अब ऑप्शन ज़्यादा आ गई है कि जिस बच्चे का टेंडेंसी, आपने खुद कहा
कि उसको क्लासरूम में बैठ के किताबें घोटने का शौक नहीं है, उसको खेलकूद का शौक है, तो उसको उस तरफ इनकरेज करें। एक मिनिमम, हमने पहले बात की, एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन सबको रिक्वायर्ड है। हाई स्कूल तो हर इंसान कानूनन हाई स्कूल पास होना ज़रूरी होना चाहिए। कॉलेज पे कितना आप करना चाहते हैं उसके बारे में आप खुद उसमें गौर कर सकते हैं। अमेरिका में 2 साल की डिग्रियाँ भी होती हैं, 4 साल की भी होती हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अलावा ये जो हमारे और जो फील्ड जो आ गए हैं, मीडिया, कम्युनिकेशन, बिजनेस, ये सब चीज़ें जो हैं, अगर बच्चा उस तरफ अपना रुझान शो करता है। मैं आप अभी रिसेंटली मेरे छोटे बेटे ने कहा कि बाबा मेरा जो दोस्त है उसने मेडिकल के लिए अप्लाई किया, उसका मेडिकल में हुआ नहीं, वो पापा आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा अच्छा। मेरे फिर उसके अब्बू का फ़ोन आया, वो भी डॉक्टर थे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैंने साइकोलॉजी पढ़नी है। तो डॉक्टर साहब साइकोलॉजी की करियर अपॉर्चुनिटीज, माँ बाप के अपना पर्सपेक्टिव होता है कि भाई ये काम करके आप अपना पेट पाल लें, ये कैसे हो सकता है। और अगर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तो सिर्फ डॉक्टरी का पता है, तो मेरे बेटे ने कहा मैंने कुछ और करना है, तो मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि यार मैं तो आपको इसी में गाइड कर सकता हूँ। लेकिन दुनिया बहुत बदल रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जो मेरी समझ से बाहर है। लोग वीडियो बना के टिकटॉक पे चला के पैसे बना रहे हैं। तो बहुत सारे, तो दुनिया मतलब नई दुनिया में बच्चों ने रहना है। हम तो पुरानी दुनिया से निकल के आ रहे हैं ना, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बच्चों को ट्रस्ट करना चाहिए, उनको गाइड करते रहना चाहिए। लेकिन ये कि ये ना करो, ये ना करो, उसका हल यही है कि अगर बच्चा इस तरफ अट्रैक्ट है, उसको शौक है कि वही मीडिया करे या स्पोर्ट्स करे, जो भी करे, तो आप उसको इनकरेज करें। एक मिनिमम सेट कर दें कि ये तालीम तो आपने लेनी है। लेकिन वो ज़बरदस्ती वाले बात कि डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है, अगर उसका एप्टीट्यूड नहीं है, उसका शौक नहीं है, बददिली से करेगा, तो वो उससे ज़्यादा मसला होगा बच्चे की। फिर वही एहसास कमतरी, स्कूल के प्रॉब्लम, कॉलेज के प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। बच्चों को इनकरेज करें कि अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें, और अगर वो अपने शौक से करेंगे तो अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा। मैसेज क्या देना चाहेंगे पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी? काफ़ी सारी बातें आना हो गई हैं। मेरा ख्याल ज़रूरी है कि माँ बाप को अपना रवैया, ज़ाहिर है कि थोड़ा सा उसको संभाल के रखना चाहिए। जो आप बच्चे में रद्द अमल चाहते हैं वही आप उसी तरह भी। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे गुस्सा ना करें, परेशान ना हो, तो डॉक्टर अली हाशमी को चाहिए कि गुस्सा ना करें और परेशान ना हो। हद्दुल इम्कान, जहाँ तो ज़ाहिर है इंसान को गुस्सा आ जाता है, अपने आप को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे, अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखें। और हमें लड़ाइयाँ होंगी, तलखी भी होगी, आपस में होगी। ख़ास तौर पे मेरे बच्चे, क्योंकि वो उस एज में हैं, क्योंकि वो खुद यंग एडल्ट्स हैं, तो वो अक्सर कहते हैं बाबा तुम्हें क्या पता है, तुम बेवकूफ़ हो, मतलब इस तरह से करके। वो शुरू में गुस्सा आया था, लेकिन ये कि उम्र के साथ साथ इंसान को ज़रा तहम्मुल भी आ जाता है। लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उनसे बात जारी रखें, उनको साथ बिठाएं। हालांकि इतना सुबह से लेकर रात तक अस्पताल के काम ये वो, लेकिन मैं जाके खाने पे बैठता हूँ, मैं उनको बुला लेता हूँ, आओ 10 मिनट बैठ जाओ मेरे साथ, बताओ क्या बात हो रही है, क्या आज क्या किया, किस तरह किया, हो जाता है। सो टाइम बच्चों के लिए टाइम निकालें। अब जिस तरह माशाल्लाह ख़वातीन वर्क फोर्स में आ रही हैं, तो वो वर्क टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है। लेकिन बच्चों को आपके पैसे या आपकी गैजेट्स, वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और वो उनके लिए उतना फ़ायदेमंद भी नहीं है। अपना टाइम काट के आप वो चीज़ उनको देंगे तो उनको नुकसान है। आप अपना टाइम दें, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें। भले वो कहते रहें कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वो आप पे मलामत भी करें, वो जो कुछ भी है, लेकिन ज़रूर उनके साथ अपना एक ताल्लुक़ रखें, उनसे जुड़ के रहें, ताकि आपको भी पता हो कि वो क्या कर रहे हैं, और उससे उनको भी फ़ायदा रहेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, अभी हमने आपको वेदर अपडेट बतानी है जी। आज के मौसम, आपको वर्ड दिवस करनी है, आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस। वेलकम बैक। शामिल करते हैं आज के भाव। हमारे रिपोर्टर साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए आज की रेट लिस्ट। आज बिल्कुल सब्जी के सरकारी नरखों और जो सब्जियां मार्केट में बेची जा रही हैं, इनमें एक वाज़ह फ़र्क जो है बरकरार है। जो सब्जियों की सरकारी रेट लिस्ट है उस पर सब्जियों की कीमत कम है, जबकि जो मार्केट में सब्जियां बेची जा रही हैं वो महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसका शिकवा शहरी भी यहाँ पर करते हुए नजर आया। शहरियों का ये कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से एक मुनासिब कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके नतीजे में इनको सब्जियों की मद में पैसे ज़्यादा अदा करने पड़ते हैं। एक नज़र अगर हम दौड़ा लें सब्जियों की कीमतों पर, तो जो आलू दर्जा अव्वल है ये 25 से 27 रुपये इसका सरकारी रेट है, जबकि जो मार्केट में आलू फ़रोख्त किया जा रहा है ये 40 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज दर्जा अव्वल जो है ये 204 रुपये से लेकर 217 रुपये तक इसका सरकारी रेट है, जबकि जो मार्केट में प्याज फ़रोख्त किया जा रहा है ये 240 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए तो 40 से 44 रुपये तक टमाटर का जो सरकारी रेट है, लेकिन मार्केट में जो टमाटर फ़रोख्त किया जा रही है 50 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। लहसुन की बात करें तो 295 रुपये से
310 रुपये तक लहसुन का सरकारी रेट है, लेकिन जो मार्केट में जो कीमत वसूल की जा रही है लहसुन की मद में वो 500 रुपये फ़ी किलो तक है, यानी कि तकरीबन 200 रुपये का बड़ा फ़र्क जो है लहसुन की कीमत में जो है देखा जा रहा है। अदरक 460 रुपये से 480 रुपये फ़ी किलो है, जबकि जो मार्केट में अदरक फ़रोख्त की जा रही है 500 रुपये फ़ी किलो तक जो है बेची जा रही है। बंद गोभी की अगर बात करें तो सरकारी रेट जो है वो 18 रुपये तक है, जबकि जो मार्केट में बंद गोभी की मद में पैसे जो वसूल किए जा रहे हैं वो 40 रुपये किलो के हिसाब से वसूल किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें शलजम की तो शलजम 28 रुपये किलो है, जबकि मार्केट में जो शलजम की कीमत वसूल की जा रही है वो 40 रुपये किलो तक है। सब्ज़ मिर्च की अगर बात की जाए तो 70 रुपये किलो तक सरकारी रेट है, जबकि जो सब्ज़ मिर्च। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, आपने रेट लिस्ट हमारे साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।